नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैत्री इज़ अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज मैत्री है वो कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री है। तो ऑप्शन आर थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, थाईलैंड। तो अभी 14th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज मैत्री का और ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में और ये उमरोई मेघालय में हुआ। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मातुआ कम्युनिटी इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट। तो मातुआ कम्युनिटी कौन से स्टेट में है, तो ऑप्शंस आर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ये अभी न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मातुआ कम्युनिटी। तो जो मातुआ कम्युनिटी है वो एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है हिंदू सेक्ट की और ये प्राइमरीली कंसनट्रेटेड है वेस्ट बंगाल में विथ रूट्स इन 19th सेंचुरी बंगाल। ये फाउंडेड बाय हरिचंद्र ठाकुर अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पे है, मार्च्ड इन हबरा नॉर्थ 24 परगना, प्रोटेस्ट करने के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज INS कदमत दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो INS कदमत क्या है, तो कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिजेट है और स्टील्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। तो INS कदमत क्या है, स्टील्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। ठीक है, तो INS कदमत एन इंडिजीनियस स्टील्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट रिसेंटली कंप्लीटेड अ पोर्ट कॉल एट सौरभ्या, इंडोनेशिया। तो वहाँ पे एक पोर्ट कॉल इसने कंप्लीट किया एंड बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 28 बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता। किसके द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमस्ते स्कीम इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू मिनिस्ट्रीज। तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। Next is Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs. Next is Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Skill Development. तो करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो नमस्ते स्कीम आप सभी को पता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रन करती है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस आर म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नेपाल। तो नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो इंडिया लेड इनिशिएटिव है 7 बिग कैट स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार और प्यूमा है। जब हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था 24 अगस्त 2025 को, तो नेपाल उससे एनहांस किया ग्लोबल कोऑपरेशन इन बिग कैट कंजर्वेशन। और अपन होम है, अपने यहाँ क्या क्या है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है और कॉमन लेपर्ड है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला 5 क्वेश्चन। अब हम आते हैं मेंस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेप्रोचमेंट बिटवीन US एंड पाकिस्तान इज ऑफन व्यूड एज ट्रांजेक्शनल इंस्टेड ऑफ स्ट्रैटेजिक। तो बोल रहा है कि जो US और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस है उनको जनरली ट्रांजैक्शनल देखा जाता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रैटेजिक। तो इस बैकड्रॉप के हिसाब से व्हाट एडजस्टमेंट शुड इंडिया कंसिडर इन इट्स फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो इसके हिसाब से इंडिया को क्या कंसिडर करना चाहिए अपने फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में। तो अब हम आते हैं इंट्रो में। तो हम US और पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। तो जो US पाकिस्तान रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली ऑसिलेट हुई है बिटवीन कोऑपरेशन एंड नेग्लेक्ट, ऑफन शेप्ड बाय वाशिंगटन्स इमीडिएट जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी नीड्स। ये जो डायनेमिक है इस फ्रीक्वेंटली टर्म ट्रांजेक्शनल, जिसमें डीपर लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कम है, मतलब लैक करता है वो। तो इसलिए अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ US पाकिस्तान एंगेजमेंट। तो इट इज़ ड्रिवन लार्जली बाय अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म एंड मिलिट्री एड रेदर देन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो बेसिकली इसमें अफगानिस्तान के हिसाब से चीज़ें होती हैं, मतलब अफगानिस्तान के कैसे रिलेशंस है, फिर काउंटर टेररिज्म और मिलिट्री एड। फिर सेकेंड इज US एड एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑफन रीसर्फेस ड्यूरिंग फेजेस ऑफ हाइटेंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो वो रीसर्फेस होता है। फिर डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है इन द इशूज़ बिटवीन पाकिस्तान टेरर नेटवर्क्स एंड चाइना पाकिस्तान नेक्सस। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया पे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूड US मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस है जो स्ट्रेंथन करता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को। रिस्क है ऑफ डाइल्यूशन इन US प्रेशर ऑन पाकिस्तान अक्रॉस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पोटेंशियल US टिल्ट में अफेक्ट इंडियाज़ रीजनल इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी कैलकुलस। ठीक है, फिर इंडिया का करंट डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंडिया US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी डोमेन, एक्सपैंडिंग टाइज विद लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे क्वाड, I2U2, EU और आसियान,
फिर सस्टेन्ड एंगेजमेंट विथ रशिया, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ, जिससे कि हम मेंटेन कर सकें स्ट्रैटेजिक बैलेंस। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको डीपेन करना है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस विथ यूएस, स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और क्लाइमेट पार्टनरशिप टू एंश्योर इंडिया रिमेन्स अ प्रायोरिटी इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। फिर एनहांस करना है रीजनल डिप्लोमेसी को, बिल्ड करना है स्ट्रॉन्गर टाइज विद ईरान, सेंट्रल एशिया और आसियान, जिससे हम ऑफसेट कर सके पाकिस्तान के लेवरेज को। काउंटर टेररिज्म को ऑपरेशन बढ़ाना है, जिसमें हम कंटिन्यू कर सके पुश फॉर ग्लोबल सैंक्शंस ऑन टेरर नेटवर्क्स एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देना है, जिससे मेंटेन कर सके मल्टी अलाइनमेंट, बैलेंस कर सके रिलेशंस को रशिया के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू यूएस पाकिस्तान इक्वेशंस। फिर लेवरेज कर सके इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्वाड को और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को। तो ये हुआ हमारा बॉडी वाला पार्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ क्योंकि अभी करंट में चल रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। तो वाइल यूएस पाकिस्तान रेप्रोचमेंट रिमेन्स ट्रांजेक्शनल, इंडिया को अवॉइड करना चाहिए रिएक्शनरी डिप्लोमेसी, इंस्टेड इट शुड कंसोलिडेट इट्स स्ट्रैटेजिक गेन्स विथ यूएस और एक्सपैंड करना चाहिए रीजनल पार्टनरशिप, रीइंफोर्स करना चाहिए इसके पोजीशन को एज अ पाइवोटल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, आई होप ये आंसर क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट पाथवेज कैन इंडिया अडॉप्ट टू एनेबल लार्ज स्केल डीकार्बनाइजेशन ऑफ फ्रीट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर वाइल सेफगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो कौन से पाथवेज इंडिया अडॉप्ट कर सकती है लार्ज स्केल डीकार्बनाइजेशन करने के लिए फ्रीट और लॉजिस्टिक सेक्टर का, और साथ ही साथ सेफगार्ड कर सके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को और मेंटेन कर सके एनर्जी सिक्योरिटी। तो हम आते हैं इंट्रो में। तो फ्रीट और लॉजिस्टिक सेक्टर है वो अकाउंट करता है 60% ऑफ इंडियाज़ डीजल कंजम्पशन और अराउंड 10% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस। विद इंडिया टारगेटिंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, तो इंडिया टारगेट कर रही है नेट जीरो एमिशन 2070 तक। और डीकार्बनाइजिंग दिस सेक्टर इज़ एसेंशियल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो पाथवेज क्या है डीकार्बनाइजेशन के लिए? तो सबसे पहले मॉडल शिफ्ट करना पड़ेगा रेल और वाटरवेज में, क्योंकि ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कार्बन एमिटर है ना। तो एक्सपैंड करेंगे हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को और इम्प्रूव करेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, दैट कैन रिड्यूस डिपेंडेंस और रोड फ्रीट। प्रमोट करेंगे इनलैंड वाटरवेज को और कोस्टल शिपिंग को फॉर बल्क कार्गो। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस करेंगे एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे फोकस करेंगे, जिसमें हम ट्रांजिशन कर सके इलेक्ट्रिक ट्रंक्स पे, LNGs पे, बायोफ्यूल्स पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे और कंप्रेस्ड बायोगैस पे। फिर हम डिजिटलाइजेशन और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करेंगे, AI यूज़ करेंगे, IoT, ब्लॉकचेन, रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और लोड कंसोलिडेशन के लिए। एक्सपैंड करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को फॉर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स। अर्बन फ्लीट सॉल्यूशंस निकालेंगे, डिप्लॉय करेंगे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरीज। ठीक है, अब हम सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को? तो इंश्योर करेंगे फेज्ड ट्रांजिशन टू अवॉइड कॉस्ट शॉक फॉर इंडस्ट्रीज एंड MSMEs। गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे हम PLI स्कीम के थ्रू, ग्रीन लॉजिस्टिक्स इंसेंटिव्स के थ्रू और कार्बन क्रेडिट के थ्रू। अट्रैक्ट करेंगे FDI को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और क्लीन एनर्जी लॉजिस्टिक्स में। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे एनहांस करेंगे? तो डाइवर्सिफाई करेंगे फ्यूल बास्केट को विद डोमेस्टिक बायोफ्यूल, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन के थ्रू। अब इसमें हम और क्या सजेशन दे सकते हैं जिससे कि डीकार्बनाइजेशन आसान हो? तो पॉलिसी पुश जैसे हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 और PM गति शक्ति ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन को इलेक्ट्रिक फ्लीट्स में और क्लीन फ्यूल्स के लिए। R&D और स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना है इंडिजीनियस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज़ पे, बैटरी रिसाइकलिंग पे और सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन पे। ग्लोबल कोलैबोरेशन पे फोकस करना है, जिसमें हम एंगेज करेंगे ग्रीन शिपिंग अलाइंसेज में और अलाइन करेंगे इंटरनेशनल डीकार्बनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर जस्ट ट्रांजिशन पे फोकस करना है, जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल और रीस्किलिंग सपोर्ट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए, ट्रकर्स के लिए और स्मॉल लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि डीकार्बनाइजिंग इंडियाज़ फ्रीट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर इज़ नॉट मियरली इन्वायरमेंटल इम्पेरेटिव, जबकि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल इम्पोर्ट को, इम्प्रूव कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को और क्रिएट कर सकते हैं ग्रीन जॉब्स। तो इसीलिए हमको ऑप्ट करना है मल्टी मॉडल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूल डाइवर्स अप्रोच, जिससे कि हमारे गोल्स अलाइन हो सके सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रॉबस्ट एनर्जी सिक्योरिटी के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। अब हम कल मिलेंगे 28 अगस्त 2025 को मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।